नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का एग्ज़ाम इस साल हुआ और जनवरी के अंदर ये पेपर होता है। और सीटेट का जो पेपर है, मैं आपको पेपर ही दिखा देता हूँ। और इस पेपर के अंदर जो भी आपके मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। और इन 30 के 30 क्वेश्चंस का हम इसमें सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। ये पेपर है आप ठीक। तो ये आपका पेपर था जिसमें 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे गए थे। और ये 8 जनवरी 2022 का पेपर है। और हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें चुनी गई थी, जिसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस हैं, जो कि आगे आने वाले जैसे दिसंबर में या दिसंबर या नवंबर में आपका 2022 में फिर से दोबारा से सीटेट होगा, जिसका जुलाई में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। या फिर 2023 में भी जो पेपर देंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो चाहे आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आंख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट की फ्री में तैयारी कराई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के पेपर में 30 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैथमेटिक्स के हैं। पहला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स पार्ट सेक्शन दिखाई दिया ही है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में लिखे गए हैं? आरोही क्रम में बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए 0.866 पहले में है, उसके बाद 0.866 दूसरे में है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। ठीक, तो 80.6 और 0.866। तो ये वाला तो थर्ड वाला तो कतई नहीं हो सकता, ये तो कट गया पहले ही। अब दूसरे वाले टर्म पे 8.066 ठीक है, 8.006 8.06, तो ये भी कट गया क्योंकि ये बड़ा हो गया अब इससे। इसके बाद अब फर्स्ट और सेकंड बचता है। फर्स्ट और सेकंड में चेक करते हैं। तो फर्स्ट में देखें तो इसके बाद 8.06 और ये क्या है 8.066, तो ये क्या हो गया? इससे भी बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर बचेगा, जो कि आपका सही जवाब होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा, ध्यान से लगा कर पढ़िएगा। क्वेश्चन है, अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उसे 10 समान आकार के आयताकार पट्टियों में बांटती है। मान लीजिए कि ये कोई वर्गाकार, ऐसे वर्गाकार ही मान लीजिएगा, वैसे ये रेक्टेंगल है, और इस पर 10 समान आकार की आयताकार पट्टियां बनाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गई। क्लियर है? अब ये क्या बोल रहा है? वह उनमें से 3 पट्टियों पर लाल रंग भर देती है। चलिए, मैं अब ये तो कलर तो चेंज हो गया, लेकिन मैं रंग यहाँ पर चेंज करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का रंग भर देते हैं 3 में। ठीक है, तो इनमें भर दिया मैंने ये वाला रंग। 3 में ही तो भरना है। वह उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है। ऐसे मान लीजिए यही लाल रंग है अभी के लिए आपका। अब वह उसी कागज की शीट से 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है। उसी कागज की शीट से 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती हैं, जो उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। अब ऐसे करके वो इसे ऐसे करके बांटती है, 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है। कितनी? 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है और 100 बराबर भागों में बांट देती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न भाग दिखाता है जो रंग नहीं है? तो ये वाला भाग आपका जो होगा, ये वाला, मैं थोड़ा सा इसको और कर देता हूँ क्लियर। ये वाला जो भाग होगा ये आपका रंग नहीं भरा गया है। लेकिन यहाँ पर देखें तो देखिए 10 तो ऐसे थी लाइन, और 10 ऐसे हो गई, और 10 ऐसे हो गई। तो इसमें अगर देखा जाए तो 30 जो हैं वो आपके भर गए, लेकिन बचे कितने? 70 बचे हुए। ये वाले 70 हो गया और ये 30 का हो गया, तो टोटल मिला के 100 हो गया। तो 70 बचे हैं जो रंग से नहीं भरे गए। टोटल कितने थे? 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा तो कितना होगा? 7/10 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया कि नहीं? क्लियरली ये बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर आप भी लिखिएगा, आपने क्या सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। रोजदा और रेखा की चोटियों की लंबाई 1 मीटर का क्रमशः 4/5 और 5/7वां भाग है। दोनों चोटियों की लंबाई का योग है। देखिए, रुस्ता और जो रेखा है, इन दोनों की चोटियों की जो लंबाई है वो क्रमशः 4/5वां भाग और 5/7वां भाग। एक का 1 मीटर का, तो एक का क्या होगा? 4/5, 5/7 ही होगा। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, थोड़ा मैं छोटा लिखता हूँ,
तब समझ में आएगा। 4/5 प्लस 5/7, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 35। 7 चौके 28 प्लस 5 25, कितना हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा 28 और 25 हो जाएगा आपका 53। क्लियर है? 53/35। तो ये 35 तो नीचे ही रहेगा, यहाँ 1 लिख दीजिए और 35 और ये आपका 18 मिल जाएगा, कुल मिला के ये आपका बन जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 मिक्स्ड 18/35 मीटर, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेडू के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या है? तो देखिए, आयताकार परिमाप ये हो गया और वर्गाकार परिमाप ये हो गया। क्लियर है? तो इसकी लंबाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। ये इस रेडू के पास जो है उसकी भुजा कितनी है? 15। तो ये 15-15 की होंगी, सबकी सब कितनी होंगी? 15-15 की। तो यहाँ पर अगर हम परिमाप की बात करें तो 2l प्लस भी होगा, तो ये भी 20 होगा और ये 10 होगा। कुल मिला के 20-20 40, 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। डिफरेंस निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 ही हो जाएगा। 60 से 60 कैंसिल आउट हुआ, आंसर 0 आ जाएगा। तो इन दोनों का जो परिमाप का अंतर होगा वो 0 सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। जो बिंसी है वो कितने घंटे पढ़ती है? 3 घंटे। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा? वैसे तो रोजाना कितनी पढ़ती है? पर डे 3 घंटे पढ़ती है, लेकिन आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में ही समाप्त कर दिया। तो उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, 2 घंटे, घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा और 60 का गुणा कर देंगे सेकंड में बदलने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 36 दूनी 72, 7200 हो जाएगा, 7200 सेकंड। और यहाँ 55 मिनट, 55 मिनटों को अगर हम सेकंड में बदलना चाहें तो क्या हो जाएंगी? 0, और ये आपका बन जाएगा 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 0, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। तो ये बन जाएगा 00 से 00, 3 2 5, 7 3 10, 10,500 सेकंड बन जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखी है? आपका फोर्थ ऑप्शन में इसका राइट आंसर दे रखा है। तो 10,500 सेकंड आपका सवाल सही होगा, जो कि बिंसी ने आज 10,500 सेकंड तक अखबार को पढ़ा है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, अगर शिक्षक है और भिन्न का परिचय देना चाहता है, शिक्षक क्या कर रहा है? भिन्न का परिचय। तो जब भी अगर हम शिक्षक की बात करें तो वो अगर इस तरीके का काम कर रहा है तो वो उसे एक्टिवली पार्टिसिपेट अगर स्टूडेंट्स को करता है तो फिर वहां पर वो उनको सिखाने का प्रयास अच्छे तरीके से कर सकता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन बी पे आएंगे, 1/2 का अर्थ क्या है ये बताएगा, मतलब एक तरीके से डेफिनेशन बताएगा, भाई 1/2 क्या है। ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता। यदि किसी व्यक्ति को कार्य को पूरा करने 10 दिन लगते हैं तो 1 दिन में कार्य पूरा। एक बात बताइए, सेकंड क्लास का बच्चा है, फर्स्ट क्लास का बच्चा है, आप उसे भिन्न अगर इस तरीके से समझाएंगे कि एक व्यक्ति 10 दिन में कार्य करता है तो 1 दिन में कितना कार्य पूरा करेगा, तो ये तो चैप्टर टाइम एंड वर्क का आपका कब आता है? 6th या 7th क्लास में जाके टाइम एंड वर्क के आपको क्वेश्चन देखने को मिल लेते हैं। तो वहां बच्चा इस तरीके को कैसे सीख पाएगा? तो हो नहीं सकता ना। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। पानी से पूर्ण भरे हुए एक गिलास से 1/3 गिलास पानी पी लेने में पर कितना बचेगा? हाँ, ये हो भी सकता था, लेकिन इससे भी अच्छा दे रखा है, आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे? बच्चे यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, वो खुद इसमें भाग लेंगे, सक्रिय भागीदारी निभाएंगे कि अगर एक सेब दे दिया जाए तो 4 दोस्तों में उसे हम कैसे बांटेंगे, यानी 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे। इसका मतलब 1/4, 1/4 भाग 1/4 भाग सबको मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चे सीखेंगे भी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों के गणित का आकलन किया जाए, बात समझिएगा, आकलन की चल रही है, आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो त्रुटि रहित परिकलन के लिए छात्रों को निरंतर परीक्षाएं देना,
त्रुटि रहित परिकलन के लिए छात्रों को निरंतर मतलब कंटिन्यूस परीक्षाएं देते रहे, बेटा लगा रहा है तू, हर रोज टेस्ट दे, दिन में 2 टेस्ट दे, अरे इससे सीखेगा क्या, वो खाक, कुछ नहीं सीखेगा। त्रुटि रहित, त्रुटि जब तक नहीं करेगा बच्चा तब तक सीखेगा कैसे, तो आप त्रुटि रहित नहीं बोल सकते, कंटिन्यूसली एग्जाम टेस्ट नहीं ले सकते, कंटिन्यूसली टेस्ट लेना भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप टर्म वाइज टेस्ट लीजिए, महीने बाद 2 महीने बाद टेस्ट लीजिए तो ठीक है, लेकिन त्रुटि रहित तो वो वैसे भी नहीं होगा, तो ये तो आपका वैसे ही गया। सेकंड ऑप्शन की बात करें, छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने पर महत्व देना, ना जी ना। मतलब जो बच्चा ज़्यादा नंबर लाएगा उसे हम आगे बैठा लेंगे, जो बच्चा कम लाएगा उसे पीछे बैठाएंगे, जो बच्चा आगे आएगा उसे अच्छे से समझाएंगे, ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। प्राप्तांक उनके जो हैं उन उसके आधार पर उन्हें कभी भी श्रेणीबद्ध करने पर महत्व आप नहीं देंगे, अर्थात उनके ग्रेडिंग सिस्टम पर, उनके मार्क्स पर, उनकी डिक्टेशन पर कभी भी इस तरीके का ध्यान नहीं देंगे। आप इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की ओर चलेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा की ओर चलेंगे, जिसमें प्रत्येक बच्चे को बराबर रूप से समझकर उसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है, प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना। हाँ, ये हो सकता है, देखते हैं। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रतिस्पर्धा का सृजन करना, ना जी ना, आप प्रतिस्पर्धा का सृजन नहीं करेंगे, इससे उनमें हीन भावना, ऊंच नीच, मैं ज़्यादा जानता हूँ ये कम जानता है, इस तरीके की भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न हो सकती हैं, तो आप ऐसा भी नहीं करेंगे। अधिगमकर्ताओं के साथ एक तरीके से ये खिलवाड़ होगा। प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण, प्रतिपुष्टि का मतलब आप उत्तर की पुष्टि करेंगे, उपचारात्मक शिक्षा रेमेडियल एजुकेशन देंगे, रेमेडियल एजुकेशन देंगे। इसका मतलब हो गया, अगर उनको कहीं गलती हो रही है तो आप उसे बताएंगे कि ये गलती हो रही है, आप इसे ऐसे ठीक कर सकते हो, इसे बोलते हैं रेमेडियल। इसे क्या बोलते हैं, रेमेडियल। तो उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चे की प्रगति को समय अवधि में अंकित करेंगे कि अब बच्चा कैसा चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। इसमें से कौन सा है जो अप्रोच नहीं है मैथमेटिक्स टीचिंग की, यानी कि गणित के अध्ययन की कौन सी अप्रोच इसमें रिलेट नहीं करेगी। इंडक्टिव टू डिडक्टिव, या बिल्कुल हो सकती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल होना चाहिए, एनालिसिस टू सिंथेसिस बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ड्रिल एंड प्रैक्टिस वर्क, आप सिर्फ और सिर्फ ड्रिल करा रहे हो, बच्चे से अभ्यास करा रहे हो, प्रैक्टिस करा रहे हो, ड्रिल प्रैक्टिस करा रहे हो, यानी कि आप उनको यहाँ सीखने का मौका कहाँ मिल रहा है, उसकी त्रुटि गलतियों को जो गलतियों के लिए रेमेडी देने का प्रयास है वो यहाँ पर नहीं हो पाएगा इतने अच्छे तरीके से। तो आप बार बार प्रैक्टिस ही नहीं करा सकते, ड्रिल ही नहीं करा सकते। आप इंडक्टिव टू डिडक्टिव जा सकते हैं, यानी कि पहले आप उनको क्या करोगे, एग्जाम्पल टू रूल सिखाने का प्रयास करोगे। इंडक्टिव का मतलब एग्जाम्पल टू रूल, फिर डिडक्टिव, जब वो है एग्जाम्पल से रूल समझाए तो रूल से आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो इंडक्टिव टू डिडक्टिव, निगमनात्मक से आगमनात्मक की ओर आप बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉल्व करने पर ध्यान दे सकते हो। एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आप जा सकते हो, तो ये भी आपका सही होगा। जो गलत है वही आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा था। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। लगाइए भाई साहब, सभी लोग आंसर लगाएंगे, किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता क्षेत्र भ्रमण। देखिए, पिकनिक पे जब हम बच्चों को ले जाते हैं, स्कूल वगैरह सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा बच्चों को साल में 1 या 2 बार पिकनिक पर ले जाया जाता है, तो वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को, दृश्यों को देखते हैं, सीखते हैं, वातावरण को भी समझते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं, पेड़ पौधों के बारे में समझते हैं, एडवेंचरियस जो थिंग्स होती है उनके बारे में सीखते हैं, तो क्षेत्र भ्रमण उनके लिए आवश्यक हो जाता है। तो रचनात्मक आकलन उसमें हो सकता है, होता है। उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड ये भी है, पोर्टफोलियो ये भी है, सत्र अंत परीक्षा के अंदर रचनात्मकता, क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं आ सकती। सत्र अंत परीक्षा से सिर्फ उनका एक तरीके से आकलन किया जा सकता है, क्रिएटिविटी आई इसका कोई भी डेफिनेट नहीं है। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।
10 - 10 प्लस 10 - 10 प्लस 10 - 10 का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है। ये ध्यान रखिए, देखिए पहला दूसरा सम पे गया, पहला दूसरा सम पे गया। अब कितने भी आए वो कटते ही जाएंगे, तो सब कट जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन है जो आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो आयत चित्र ये तो किया जाता है, चित्र आलेख किया जाता है, पाई चार्ट किया जाता है, लेकिन औसत का प्रयोग नहीं किया जाता। आलेखीय यानी कि आपने चार्ट वगैरह देखिए, आलेख आयत चित्र में इस तरीके से आपने डीआई को पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा है कि नहीं, डीआई को ऐसे पढ़ा होगा। इसके बाद चित्रालेख में भी आपने पढ़ा होगा, पाई चार्ट में ऐसे करके बांट दिया, इस तरीके से भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इस तरीके से आपने जो क्वेश्चंस देखे होंगे वो आपने पाई चार्ट के डाटा इंटरप्रिटेशन में देखे होंगे, तो वो भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि औसत में यहाँ पर चित्रालेख की विधि नहीं दर्शाती है। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। गणित में रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित क्या करता है, इसका सही जवाब बताइए। तो देखिए, योग की परिकलन संबंधित समस्याओं पर शिक्षक एक मौखिक परीक्षा ले रहा है और छात्र हाथ खड़े करके उत्तर दे रहे हैं। ना जी ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। योग की कोई परिकलन संबंधी समस्याएं शिक्षक मौखिक रूप से यानी कि परीक्षा ले रहा है, छात्र हाथ खड़े करके उत्तर दे रहा है, तो ये तो रचनात्मकता यहाँ पर नहीं होगी। शिक्षक ने श्यामपट्ट पर विविध गणितीय पहेलियों को लिखा और छात्र बारी बारी से एक एक करके उन्हें श्यामपट्ट पर हल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। शिक्षक स्थानीय मान सिखाने के लिए टीन्स ब्लॉक के उपयोग को प्रदर्शित कर रहा है और छात्र दिए गए अनुदेशों के चरणों को लिखने में व्यस्त है। ना जी ना। शिक्षक कक्षा में नकली नोट, डांडियों के बंडल, घिनतारा, अबेकस को लेकर आया है और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधि में लगाए व्यस्त रखता है। सामूहिक गतिविधि, बस यही लाइन इसका राइट आंसर कर देगी। सामूहिक गतिविधि, आप उनको पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप उनके साथ भागीदारी निभा रहे हो, सक्रिय भागीदारी, सामूहिक भागीदारी अगर आप निभा रहे हो तो बच्चा वहाँ पर एक्टिवली क्रिएटिविटी उसके अंदर उत्पन्न होगी और वो सीखेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। लगाइए राइट आंसर क्या होगा। गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो गणित की कौन सी अवधारणा की प्रकृति नहीं होगी। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त है। गणितीय जो अवधारणा है इसकी प्रकृति कैसी है, अमूर्त। आप कैसे बोल सकते हो, मूर्त रूप से भी देखी जा सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। गणित में अवधारणाएं निगमनिक, विवेचना या तर्कणा पर आधारित होती हैं। गणित में जो अवधारणाएं होती हैं निगमनिक, विवेचना, तर्कणा पर आधारित होती हैं, सही नहीं है। ये पूछा है तो आपका ये तो सही है, इस वजह से सही हो जाएगा। गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती है। ना जी ना, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉट है, जो गलत है वही आपका सही है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए, गणितीय अवधारणाएं प्रकृति से तर्कसंगत होती हैं। हाँ जी, तर्कसंगत तो होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। क्लियर है। रेखिक सममित की संख्या मोड़ने के बाद क्या बदलाव होगा। देखिए, एक आयताकार कागज है और ये आयताकार कागज की लंबाई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया, भैया वर्ग में बना दिया। रेखिक सममित की संख्या मोड़ने के बाद क्या बदलाव होगा। रेखिक सममित की संख्या 2 बढ़ जाएगी। क्लियर है। देखिए, पहले ये 16 की थी और ये 8 की थी, लेकिन ये एक सममित 2 सममित, अब क्या हो जाएगा, सब 16 की हो जाए या सब 8 की हो जाए, इस तरीके से मतलब जो भी बनेगा तो खैर सेम ही बनेगा, लेकिन 16 8 का नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 12 3 36, 12 12 के बन जाएंगे सभी के सभी पेयर। ठीक है। तो यहाँ पर सममित की संख्या कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4, तो 2 सममित की संख्या बढ़ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन का लगाइए राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं भाई। श्रीमान हरि अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र, प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए हैं। मतलब जो श्रीमान हरि है वो क्या लेकर आए हैं, रंगोली के चित्र लेकर आए हैं।
और प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए हैं। गणित में निम्नलिखित में से किन विषयों को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकते हैं। मतलब देखिए, प्रिंटेड दुपट्टे हैं और रंगोली के चित्र हैं, इनसे आप क्या अच्छी तरीके से सिखा सकते हो बच्चों को। स्थानीय मान अबेकस के माध्यम से यहाँ पर स्थानीय मान ज़्यादा सीखते हैं, तो ये तो गलत है। भिन्न, हाँ, प्रिंटेड दुपट्टे से आप भिन्न हो सकता है, लेकिन रंगोली के चित्र, गुणनखंड, गुणज, आकृति और पैटर्न को आप अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में इसका राइट आंसर दे रखा है। तो अपनी कक्षा में श्रीमान हरि आकृति और पैटर्न को अगर सिखाना चाहते हैं तो रंगोली के चित्र और प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए हैं, तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर सिखा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट टॉट यूजिंग अ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। आप अगर एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं और इसको पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं बेस्ट तरीके से, तो आप किसका उपयोग करेंगे। फाइंडिंग प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ वेरियस नंबर्स। चलिए जी, ना जी ना। मीजरिंग द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स विद वेरियस डायमेंशन। अलग अलग तरीके के जो आयत हैं, अलग अलग डायमेंशन के, अलग अलग लेंथ और ब्रेड्थ की, उनको लेकर, ना जी ना। स्किप काउंटिंग टू आइडेंटिफाई मल्टीपल ऑफ 5, ना जी ना। फाइंडिंग डिफरेंट शेप्स विद द सेम पेरीमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के लिए फाइंडिंग डिफरेंट शेप्स विद द सेम पेरीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। लगाइएगा इसका राइट आंसर, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है आपके लिए। क्वेश्चन है, कक्षा सेकंड 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्रण, मैपिंग और दिक्सान संबंधी समझ की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका संदर्भात्मक क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, लगाइए साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब। कक्षा सेकंड के शिक्षार्थी अधिगम करता है, उनको आप मानचित्र सिखाना चाहते हो, दिक्सान संबंधी समझ की अवधारणा देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे। चलिए लास्ट से चलते हैं। यदि छात्रों को यदि 1 सेंटीमीटर हुआ 100 किलोमीटर, तो 5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर होंगे। सेकंड क्लास के छात्र को आप सेंटीमीटर किलोमीटर में इतना उलझा दोगे कि वो सीख ही ना सके, क्या सीख पाएगा। यहाँ पर छात्रों को एक नक्शे मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी मापने के लिए कहेंगे, ना जी ना। छात्रों को अपने स्वयं के घर को कागज पर बनाने के लिए कहना, जिसमें विभिन्न कक्षों को सापेक्षित आकार बनाना। यहाँ पर बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट होगा, खुद से करेगा, खुद से सीखेगा, कागज से घर बनाएगा, तोड़ेगा, फिर बनाएगा, कम पड़ेगा कागज तो उसका यूज़ करेगा। अपने घर को जहाँ जिस शहर में रह रहा उस स्थान पर क्या करेगा, दिक् स्थान, यानी कि अगर पड़ोस में अगर कोई दुकान है तो दुकान की घर में बगल में घर है उसका, मान लीजिए, तो दुकान की बगल में ही घर बनाएगा, जिससे उसके दिक् स्थान संबंधी, मानचित्रण संबंधी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, तो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसे भी पढ़ लेते हैं। छात्रों को एक ही आकृति जैसे वर्ग, वृत्त इत्यादि को विभिन्न भिन्न क्षेत्रफल के साथ बनाने के लिए कहना, ना जी ना, ये भी नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, लगाइए राइट आंसर। ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, कौन कौन लगा पाता है देखते हैं। म्याऊं खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। मान लीजिए एक गोला है ये, और कोई म्याऊं खेल है, इस खेलने को खेलने के लिए सभी लोग गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है एक, अगला खिलाड़ी कहता है 2, ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर से 7 भाग होने वाली संख्या बोलनी है, वह संख्या की जगह म्याऊं कहेगा। क्लियर है। जो म्याऊं कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। ठीक है भाई। अंत में म्याऊं बोलने वाले खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह संख्याओं आने पर म्याऊं बोलना होगा। लगाइए भाई, क्या होगा इसका आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन फंसाने वाला है आपको, तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा। हम इसके लिए स्पेशली एक वीडियो देंगे, इसमें आपका राइट आंसर बताएंगे क्या इसका पूरा पैटर्न है। क्लियर है। चलिए अभी आप ऐसे ही लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। इसमें से कौन सा पूर्ण घन है। लगाइए भाई, कौन सा पूर्ण घन है। देखिए 81 की बात करें ये 9 का स्क्वायर होता है, 36 की बात करें ये 6 का स्क्वायर होता है, 25 की बात करें ये 5 का स्क्वायर होता है। तो पूर्ण घन क्या होता है, 4 की पावर 3, यानी कि
क्यूब रूट ऑफ 64 कितना आ जाएगा आपका 4 आता है, तो 4 की पावर 3 भी बोल सकते हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है। लगाइए भाई राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है दशमलव संख्या का निकटन ना जीना, एक वर्ष में परिवारों की संख्या का अनुमान लगाना, ये भी नहीं होगा। पैमाने का उपयोग करके रस्सी की लंबाई मापना नहीं होगा। पार्टी आयोजित करने पर संभावित कीमत लगाना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। देखिए 1 और 6 दशांश का मतलब पॉइंट लगा दीजिए, तो 1.6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में इस सवाल का राइट आंसर दे रखा है। तो 1 और 6 दशांश इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है, जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों का वर्णित करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, आगे जब भी आप सीटेट का पेपर देने जाएं समझ लीजिए वहां पर ये सवाल आपका पक्का फंसेगा। निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के लिए वैन हेले को जाना जाता है, और वैन हेले ने ही ज्यामितीय सिद्धांत दिया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक योग के प्रश्न 87 + 16 को हल करने पर छात्र ने 87 + 16 913 लिख दिया, 6 और 7 13, 8 और 1 9 ऐसे करके जोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया को निरूपित करता है। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो देखिए, यह छात्रों द्वारा एक साधारण त्रुटि है और अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देकर इसे सुधार किया जा सकता है। ना जी ना, जब तक आप सिखाओगे नहीं कि इसमें गलती क्या हो रही है वो सुधार नहीं कर पाएगा। साधारण त्रुटि नहीं है, बहुत बड़ी त्रुटि है, ठीक, तो ये तो नहीं होगा। छात्रों को पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरण दिखाए जाना चाहिए और उनसे हल करने के लिए समान प्रकार के 10 प्रश्न देने चाहिए। प्रैक्टिस ही करा रहे हो, इससे ज़्यादा क्या करा रहे हो यहाँ पे। आप बोल रहे हो देख अपने आप कर, ऐसे थोड़ी हो सकता है। आप किसके लिए टीचर बने हो। नेक्स्ट है, योग्य जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण और संख्याओं के स्थानीय मान की पुनः समूहकरण की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए मूर्त और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल राइट आंसर है। आप यहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट खुद होंगे और बच्चे को भी पार्टिसिपेट करेंगे। मूर्त रूप से सोचने के लिए उससे कहेंगे, ना कि अमूर्त रूप से। अभी तक फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में अमूर्त रूप से सोच रहा था बच्चा, लेकिन अब यहाँ पर मूर्त रूप से यहाँ पर बात चली है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, अध्यापक द्वारा औपचारिक कलन विधि का नहीं, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार बात करें, 2005 के अनुसार बात करें, तो इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लगाइए राइट आंसर। पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर केवल तो वैसे ही गलत कर देता है, गणितीय खेलों और क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए। केवल नहीं, और भी चीज़ तो हैं, उन पर भी बल दिया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कलन विधि का आप यूज नहीं करेंगे। गणित मात्र अंक गणित है, ना जीना गणित तो अलजेब्रा भी है, अंक गणित तो भी है, गणित व्यवहार भी है एक तरीके से। तो दैनिक जीवन में उदाहरणों के साथ व्यवहार हो गया ना, दैनिक जीवनों में उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं 5th क्लास का, 3rd क्लास का, 4th क्लास का, इवन इफ अगर हम बात करें जूनियर का भी बच्चा है तो गणित से बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको। तो दैनिक जीवन के साथ उनको उनके एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से अगर हम जोड़कर बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बच्चा गणित को सीख पाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 3 के शिक्षार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता। लगाइए, अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता तो दर्शाना के 2 × 4 4 × 2 समान है, या तो हो सकता है अधिगम प्रतिफल बराबर दिखेंगे। हाथ को बालिस्त वित्ता से
पतंग की डोरी का मापना, हाथ से माप रहा है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इसको सॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर नहीं होगा भाई, 1/2 प्लस 1/3 को करेगा तो यहाँ पर कहाँ हो रहा है। आप उसको सिखाइए, आप स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, आप सर्कल का यूज़ कर सकते हैं, काट पीट कर सिखा सकते हैं, रेक्टेंगल को भी उन्हें काट के सिखा सकते हैं, तो वहाँ पर वो कर सकता था, लेकिन इसमें अधिगम का प्रतिफल नहीं होगा। क्लियर है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर 4 है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कार्तिक रात में 10 बजे सोकर 6 बजे उठता है। रात को भाई साहब 10 बजे सो गए और उठते कितनी बजे हैं, 6 बजे उठता है। वह दिन का 1/8 भाग खेलने और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, कार्तिक रात में 10 बजे सोकर, दिन की बात की है ना, तो दिन में कितना होता है, दिन के कितने 12 से 12, 6 से 6 के बीच में 12 घंटे होते हैं। वह दिन का 1/8 भाग, तो 12 का 1/8 देखें तो यहाँ होगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 3/2 होगा आपका। क्लियर है। और 1/6 भाग, 12 का 1/6, 1/2 पढ़ने में व्यतीत करता है, तो ये आपका हो जाएगा 4/2, यानी कि 1/2। क्लियर है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है, तो अन्य गतिविधियों में कितना भाग व्यतीत करेगा भाई, उसका जवाब देना है आपको। अगर आप इस तरीके से देखें, इसे 10 से 6 सोता है, तो 10 से 6 सोने का मतलब 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, कुल मिलाकर 8 घंटे सोता है, तो 16 घंटे जागता होगा, यही तो होगा। क्लियर है। तो 1/8, 16 का 1/2 हो जाएगा, और 1/6 कितना हो जाएगा, तो 8/3 हो जाएगा। तो 8/3 भाग ये हो गया, 6 ये हो गया, 3 प्लस 8 दूनी 16, ये हो गया 19/6 हो गया। क्लियर है। टोटल कितना था, 16, 16 में से 19/6 काटा देंगे तो कितना आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके लाएंगे और सॉल्व करेंगे क्लियरली, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। इसको भी हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्पेशली सिखाने का प्रयास करेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर दूरी चलती है तो 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 1 घंटे में 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में कितनी चलती है, 16 किलोमीटर। क्लियर है। तो 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में होगा 16/60। क्लियर है। 210 मिनट में तो 210 का गुणा कर देंगे, 0 से 0 गया। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे 8 बार, 8 सत्ते 56, 56 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 4 56 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, श्री अयूब विभाजन या भाग का सिद्धांत कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है। पहली, अब तीनों योजनाएं पढ़ते हैं एक एक करके। श्यामपट्ट पर सरल विभाजन संबंधित कथन लिखकर उन्हें वास्तविक जीवनों के उदाहरणों से जोड़ना। क्लियर है। विभाजन की संभागी संरचना, इक्वल शेयरिंग के को विभिन्न चित्रों के उपयोग में समझाना। क्लियर है। कई कंकड़ों या कंचों को समान संख्या में समूह में व्यवस्थित करना। अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए क्रियाओं को सबसे उचित क्रम में व्यवस्थित करना सहायता करें। सबसे उचित क्रम में देखिए, सबसे पहले कंकड़ या कंचों को समान संख्या में समूह में व्यवस्थित करना, ये सबसे पहले होगा। तो पहला और सेकंड तो वैसे ही कट गया, थर्ड और फोर्थ बचता है। इसमें देखेंगे यहाँ पर विभाजन की संभावना इक्वल शेयरिंग। अब इन कंकड़ों और जो कंचों की संख्या उनको इक्वली शेयरिंग करेंगे, तो ये सेकंड आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। विभिन्न गांवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है। अलग अलग गांव हैं, उनकी किसानों की जो मजदूरी है वो एक दिन की दी गई है। गांव और एक दिन की मजदूरी, ए में 185 रुपये, बी में 125, सी में 93, डी में 87 रुपये। जगत गांव ए में 105 दिन काम करता है। गांव ए में 105 दिन काम करता है भाई, तो 185 रुपये उसकी क्या है, 185 रुपये उसकी एक दिन की मजदूरी है, तो टोटल मिला के गुणा करेंगे। क्लियर है। रेनू गांव सी में 100 दिन काम करती है, रेनू गांव सी में, तो रेनू है 180 दिन काम करती है, सी गांव में 93 रुपये मिलते हैं। ठीक है, इनका मल्टीपल करेंगे, कौन ज़्यादा रुपए कमाता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और डिफरेंस निकाल देंगे। तो जगत कमाता है रेनू से
2685 रुपये। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर, आसान है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है मैथमेटिक्स का। नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। वृत्त के भागों को चुनिए भाई। त्रिज्या, जीवा, परिमाप, भुजा। वृत्त के भाग, त्रिज्या होती है, जीवा वृत्त का भाग होती है, परिमाप भी होती है, लेकिन भुजा कहाँ होती है इसके अंदर? परिमाप भी होता है। त्रिज्या होती है, कोण होती है, केंद्र होता है। कोण कहाँ, सीधा वृत्त के अंदर कोण कहाँ देखने को मिल जाएगा? वो फिर सेक्टर वगैरह बनाए वो अलग बात है। परिधि, भुजा, भुजा कहाँ हो जाएगी? ठीक है, परिधि भी होगी, केंद्र भी होगा, त्रिज्या भी होगी, व्यास भी होंगे। तो ये सभी के सभी एक नॉर्मल सर्किल के अंदर होते हैं। नॉर्मल सर्किल की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। तो जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सीटेट की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट, सीटेट 2022 और 2023 में देने वाले स्टूडेंट, अगर हमारे मान लीजिए हमने सीडीपी कराई और सीडीपी के 10 भी पेपर करा दिए, सरकार आप पक्का सुनिश्चित कर लीजिए 10 पेपर से ही आपके 20 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 30 आउट ऑफ 30 मिलने वाले हैं। तो ये पेपर जरूर करके जाइएगा, इन्हीं में से सब कुछ रिपीट हो रहा है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।